हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 12th पे होने जा रहा है और आज हम क्लास 12th में पढ़ेंगे जो आपने पॉलिटिकल साइंस के दो बुक्स हैं उसमें जो सेकंड बुक है उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं, तो एकदम आराम से आप इस चैप्टर को देखिएगा, कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना है वरना थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। ठीक है, और वैसे भी क्लास 12th है तो आपको ध्यान से तो पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं टॉपिक्स कौन कौन से होंगे। सबसे पहले तो मेन टॉपिक्स ही बताऊंगा मैं आपको। एक तो सबसे मेन इसमें जो टॉपिक है वो है आपका चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसके ऊपर पक्का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में जो कि 6 मार्क्स का आना तय होता है। ठीक है, 4 मार्क्स का इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया और रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ये दोनों पूछ लिया जाएगा। ठीक है, एक टॉपिक में हम कवर कर लेंगे इन तीनों को, जिसमें हम प्रिंसली स्टेट्स को देखेंगे, जिसमें 2 ही प्रिंसली स्टेट्स इस वाले चैप्टर में दिए हैं जिसको भारत में मर्ज किया गया, बाकियों के बारे में नहीं दिखाया गया है। ठीक है, और लास्ट हम जानेंगे SRC यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषण दे रहे हैं और ये वाला जो भाषण मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये है आपका 15th की अगस्त की मिडनाइट जो थी उस समय ये भाषण दिया गया था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित किया था। ठीक है, और इस भाषण को कहा जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये मतलब हमारा भारत आजाद होने के बाद पहला भाषण था, इसीलिए काफी ज्यादा इसको फेमस भी बताया जाता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो भाषण है इसके भाषण के बारे में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए जब भारत आपका आजाद होने वाला था तो आजादी से ठीक पहले 2 बातों पर सहमति बन गई थी। 2 बातें कौन कौन सी थी? पहला तो ये था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट विल बी डेमोक्रेटिक, और जो दूसरा था कि गवर्नमेंट जो काम करेगी वो सभी सोसाइटी के लिए काम करेगी। ठीक है, यानी कि अगर हमारा देश आजाद हो जाता है तो हमारा जो देश होगा वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से चला जाएगा, और दूसरा कि जो भी वहां पर डेवलपमेंट करी जाएगी वो सभी सोसाइटी की करी जाएगी। ऐसा क्यों कहा गया था? ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि जो आपका भारत था वो भारत काफी ज्यादा डाइवर्स था, यहाँ पर विविधता बहुत ज्यादा थी, हिंदू मुस्लिम और भी अलग अलग धर्म के लोग थे। ठीक है, इसीलिए उनके लिए ये बताया गया था कि सभी के सभी जो लोग हैं इस आंदोलन में जुड़ सकें। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर जो मैंने बताया है यहाँ पर अगस्त 15 1947 वहां पर डिनोट कर रखा है, बट आपको ध्यान रखना है कि भारत जो आपका आजाद हुआ है वो 14-15 अगस्त की मिडनाइट को आजाद हुआ है। ठीक है, 14-15 अगस्त की मिडनाइट। खैर 15 अगस्त हम भारत के लिए कहते हैं और जो 14 अगस्त है वो हम पाकिस्तान के लिए कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ा सा जानना है कि पाकिस्तान कैसे अलग हुआ इंडिया से और भारत जो अपना प्रिंसली स्टेट्स को इसने कैसे बनाया। चलिए, तो अब जानते हैं चैलेंजेस ऑफ न्यू नेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए नॉर्मल सी बात है, हमारे ऊपर जो अंग्रेज थे उनका राज था, बहुत पहले से राज था, कम से कम उन्होंने 1757 से लेकर के 1947-48 तक हमारे ऊपर राज किया, और कम से कम ये जो पीरियड बताया जाता है वो कम से कम 200 साल का हम मतलब बताया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि हमें अपना इंडिया स्वयं चलाना था, और इंडिया को चलाना है नहीं कि इंडिया को एक बहुत बड़ा जो देश आपको उसको संभालना है, तो उस देश को बनाने में कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे वो क्वेश्चन एक आपका आता है या फिर वो एक टॉपिक इसमें है। तो इसमें 3 चैलेंजेस थे। पहला था आपका यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, दूसरा डेमोक्रेसी और तीसरा था आपका डेवलपमेंट। यानी कि भारत में उस समय 3 ही चैलेंजेस थे और ये 3 चैलेंज बहुत ज्यादा बड़े हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत विविधताओं का देश था। ठीक है, तो उन सभी को एक करना, उन सभी को राजी करना कि हम सब मिल करके देश को चलाएंगे, देश को हम आगे लेकर के जाएंगे, जोड़ करके रखना। क्योंकि आपने भारत का नक्शा जब आप देखते हैं तो उस भारत के नक्शे में आप क्या देखते हैं? कहीं पर पंजाब है, कहीं पर बिहार है, कहीं पर झारखंड है, कहीं पर साउथ के स्टेट्स आप देखते हैं, है ना। तो उन सभी को मिलाना, उन सभी को बताना कि हम सब एक देश के रूप में आगे जाके काम करेंगे, फिर बनेंगे, कितनी बड़ी चैलेंज होगा एक तरीके से। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, ये पूरे भारत को आपको डेमोक्रेटिक तरीके से चलाना था, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी जो होती है बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, मुश्किल इन द सेंस क्योंकि इसमें क्या है, लोगों को अपना एक लीडर चुनना है। तो मुश्किल मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस समय जो भारत के लोग थे वो साक्षर नहीं थे। ठीक है, क्या नहीं थे? साक्षर नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में उन सभी को बताना कि हमारी जो डेमोक्रेटिक सरकार है वो किस तरीके से काम करेगी, अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, और तीसरा आपका डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है कि भारत का उस समय तो विकास हुआ नहीं था, जो भी हमारे पास था वो सब अंग्रेज लेके जा चुके थे।
जैसा कि आपने सुना होगा कि दिल्ली में जितना भी सोना था अंग्रेज लेकर के चले गए, है ना। और तो तीसरी जो हमारी चैलेंज थी वो थी हमारी डेवलपमेंट की, यानी कि हमारे को करना था विकास, और विकास जो करना था किसी एक का नहीं करना था बल्कि सभी समुदाय सभी समाज के लोगों का करना था, ठीक है। तो भारत के सामने जब भारत आपका आजाद होता है नया देश बनाने के लिए, तो उसके सामने 3 मेजर चैलेंजेस आते हैं। पहला आता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, फिर डेमोक्रेसी, और तीसरा आपका डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन कंफर्म लिख लो, आपके एग्जाम में आना ही आना होता है, और ये 6 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। चलो फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका पार्टीशन ऑफ इंडिया। आखिर भारत का जो पार्टीशन था वो हुआ कैसे। देखो, इस चीज को समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये जो है ये पहले के समय का भारत आपको मानना है। जो ये मैंने बॉक्स बनाया, इस पूरे भारत पर कौन राज कर रहा है, इस पूरे भारत पर ब्रिटेन राज कर रहा था। अब इसमें जो राज कर रहा है, इसमें बहुत सारे इलाके ऐसे थे जिनके ऊपर हमारा राज भी नहीं था और ना ब्रिटेन का राज था। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये जो डब्बे बना दिए, यहाँ पर कौन रहते हैं, प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि राजा महाराजा रहते हैं, ठीक है। और ये जो बाकी इलाका आप देख रहे हैं, इसमें जो है ब्रिटिशर्स का राज था। तो जब ब्रिटिशर्स ने हमें आजाद किया तो बोला कि सबको अलाउ है, आपको जिसके साथ भी जाना है आप जा सकते हो, ठीक है। तो पहले तो हमें इनको भी जोड़ना था और साथ में इसको भी मिलाना था, ओके। तो इनको मिलाना इनको जोड़ना तो बाद की बात है। इसी बीच में क्या होता है, जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग कहती है कि हमें जो है इंडिया के साथ नहीं रहना है, हमें एक अलग देश चाहिए, ठीक है। कारण क्या है इसका, कारण बस ये था कि इन्होंने बोला कि जो इंडिया है आपका वो 2 कौमों का देश है, एक हो गया आपका हिंदू और एक हो गए मुस्लिम। और उनको ऐसा लगा कि अगर हम इंडिया के साथ ही रहते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है कि जो मुस्लिम्स लोग हैं उनके लिए हम फैसले अच्छे ना लें, उनको थोड़ा दरकिनार कर दें। खैर जो भी हो, ऐसा उन्होंने सोचा और इसीलिए वहां पर 2 नेशन थ्योरी वो लेकर के आए। तो 2 नेशन थ्योरी क्या है, 2 नेशन थ्योरी यही है जिसमें बताया गया कि इंडिया कंसिस्टेड ऑफ 2 नेशन, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है। तो इंडिया में 2 अलग अलग धर्म के लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम, और इसी हिसाब से उन लोगों ने बोला कि हमें क्या चाहिए, एक अलग देश चाहिए। और हिंदू के लिए कौन सा देश होगा आपका, इंडिया, ठीक है। और जो मुस्लिम्स है उनके लिए एक अलग देश की डिमांड करी जिसका नाम था पाकिस्तान, ठीक है। अब बात ये चले कि आखिर इंडिया और पाकिस्तान हम करें कैसे। एक तो ये दिक्कत है कि हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स हैं, यानी कि राजा महाराजा अलग रह रहे हैं, उसके बाद इसी में से इंडिया भी निकालना है, पाकिस्तान भी निकालना है। तो रहा ये कि जब उन्होंने देखा कि इस पूरे इलाके में हिंदू कहां पर मुस्लिम कहां पर, तो पाया गया कि जो ये वाला इलाका था और जो ये वाला इलाका था, यानी कि ये वाला जगह आपका ईस्ट और ये वाला जगह आपका वेस्ट, ठीक है। इन दोनों इलाकों में क्या था, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। अब इतनी पॉपुलेशन को उठा करके आप एक जगह ला नहीं सकते, तो बात ये चली कि ठीक है 2 पाकिस्तान होंगे, एक पाकिस्तान का नाम होगा ईस्ट पाकिस्तान और एक का नाम होगा वेस्ट पाकिस्तान। अभी के समय में जो ये वाला इलाका है वो बांग्लादेश बन चुका है और ये वाला जो है अभी केवल और केवल पाकिस्तान है। खैर ये बांग्लादेश क्यों बना, आपने फर्स्ट बुक में पढ़ लिया होगा, कंटेम्परेरी साउथ एशिया वाला जो चैप्टर है उसके अंदर ऐसा दे रखा है। खैर तो क्या हुआ, इंडिया का पार्टीशन इस हिसाब से होता है, किस हिसाब से, धर्म के आधार पर। और जो धर्म था वो 2 अलग अलग जगहों पर ज्यादा था, यानी कि इस तरफ मुस्लिम ज्यादा थे और इस तरफ मुस्लिम ज्यादा थे। जो बीच वाला एरिया आपका था यहाँ पर हिंदू ज्यादा थे, तो बीच वाले एरिया को तो आपने इंडिया बना दिया, इस वाले को आपने ईस्ट पाकिस्तान और इस वाले को आपने वेस्ट पाकिस्तान। अब जब बात चली कि ठीक है इस तरीके से हम क्या करेंगे, मतलब डिवीजन करेंगे, भारत का बंटवारा करेंगे, तो इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आई। दिक्कतें यही कि इसकी वजह से सबसे पहले तो कंफ्यूजन क्रिएट हुई, क्योंकि उस समय लोगों को ये तक नहीं पता था कि हम कहाँ पे, हम पाकिस्तान में हैं या फिर इंडिया में हैं। इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो माइनॉरिटीज थे, माइनॉरिटीज जो मान लो इसमें हिंदू हैं, यहाँ पर हिंदू हैं और यहाँ पर कुछ मुस्लिम से, उनके मन में डर आ गया कि हम दूसरे देश में हो गए, जबकि वो रहते तो अपने ही देश में थे। लेकिन जैसे ही बंटवारा स्टार्ट होता है, हिंदुओं के लिए अलग देश, मुस्लिम्स के लिए अलग देश, वैसे इनके मन में डर आ गया। साथ में इसका एक चैलेंज और देखा गया कि मास डिस्प्लेसमेंट हुई। मास डिस्प्लेसमेंट का मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा में लोग यहां से वहां की तरफ गए एक तरीके से अपने अपने घरों को छोड़ करके, क्योंकि एक आदेश क्या आ गया था कि अब जो है इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश हैं, और इंडिया है हिंदू के लिए और पाकिस्तान है मुस्लिम्स के लिए, और इसकी वजह से वायलेंस भी हुआ। इस चीज को समझने का एक और तरीका है, जब आपने एक मूवी देखी होगी गदर एक प्रेम कथा, ठीक है, उस गदर एक प्रेम कथा में इस मूवी के बारे में जिक्र है। जो ये जो चीजें बता रहा हूं, माइनॉरिटीज का, मास डिस्प्लेसमेंट का, वायलेंस का, उस फिल्म में पूरी कहानी एक तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी कि जब बंटवारा हुआ तो लोग यहां से वहां कैसे गए, ठीक है।
अगली चीज है आपका रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, यानी कि पार्टीशन का रिजल्ट क्या क्या देखने को मिला। सबसे पहला क्या था, मास डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लोग यहां से वहां गए और कम से कम 8 मिलियन लोग, कितने लोग, 8 मिलियन। 1 मिलियन में कितने होते हैं, 1 मिलियन में होते हैं आपके 10 लाख, यानी कि 80 लाख लोग जो हैं फोर्स हुए कहां की, और क्रॉस बॉर्डर्स, यानी कि बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए। और इसकी वजह से बहुत ही बड़े स्तर पर कम्युनियल राइट्स देखे। कम्युनियल राइट्स का मतलब क्या होता है, जब धर्म की वजह से आपस में लोगों की लड़ाई हो जाए। अब धर्म की वजह से लड़ाई क्यों होगी, धर्म की वजह से लड़ाई इसलिए होगी कि मान लीजिए इधर का बंदा जो अपना घर है यहां पर छोड़ करके इधर की ओर जब जाएगा तो यहां पर भी तो कहीं पे रहेगा, तो यहां पर तो रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तो यहां के लोगों ने यहां के लोगों को मारा पीटा, जो भी किया, उनके घर वगैरह छीने, इस तरीके से। इसमें एक चीज और हुई कि जो भी वुमेन्स थी उनको किडनैप किया गया, उनको जबरदस्ती एक तरीके से मान लो शादी के लिए मनाया गया, जबरदस्ती, ये सब भी चीजें हुई, ठीक है। और लास्ट आपका द पार्टीशन लीड टू द डिवीजन असर्ट्स एंड रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ 5 to 10 लाख लिव्स। इसमें एक चीज और क्या हुई कि जो भी असर्ट्स थे दोनों देशों के बीच में, मतलब कुर्सी, टेबल, टाइपराइटर, यहां तक कि गवर्नमेंट जॉब्स भी, उन सब चीजों का बंटवारा हुआ। तो ये था आपका रिजल्ट ऑफ पार्टीशन। चलिए अगली चीज है आपकी प्रिंसली स्टेट्स। जब आप ये मैप देख रहे हैं तो इस मैप में आपको समझना है, जो आपको ये ब्लू वाला दिख रहा है, ये ब्लू, ये जो ब्लू है ये आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं। प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है जहां पर राजा का शासन होता है, यानी कि रजवाड़े, ठीक है। और जो ये आप येलो वाला देख रहे हैं, यहां पर कौन राज करता है, यहां पर करता है ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश इंडिया। तो जब हम आजाद हुए तो साथ में ये भी आजाद हुए और ये भी आजाद हुए, सबके सब आजाद हुए, ठीक है। अब बात क्या चली, अभी हमारे पास ये पूरा का पूरा मैप है, यानी कि हमारा जो इंडिया है वो पूरा ये चीज है। तो हमने क्या किया, इन सभी को अपने में मिलाया। ऐसे ही पाकिस्तान ने भी इन लोगों को मिलाया। तो इनको कैसे मिलाया गया ये हमें देखना है इस वाले में। तो देखिए उस समय क्या था, भारत में कम से कम जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो 565 थे, यानी कि भारत के 565 अलग अलग, मतलब यहां पर राजा आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मिल क्या सकते थे ही, जैसे कि ये जो देख रहे हो आप, ये अलग अलग थे। और अगर हम इनको नहीं मिलाते अपने में और ये इंडिपेंडेंट ही रहते तो ये बात जाहिर सी थी कि ये हमारे देश के भीतर एक अलग देश होते। यानी कि मान लो आप कि अगर आप यहां पर रहते और आपको यहां जाना होता तो आप हैदराबाद देश के ऊपर से उड़ करके जाते। लेकिन किसकी वजह से ये सब नहीं हुआ, ये हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से। उन्होंने क्या किया, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उन सभी को राजी खुशी करके, चाहे कैसे भी, उनको मनाया और अपने भारत में उनको जोड़ा, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट जो टोटल थे वो थे हमारे 565, और सरदार पटेल ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत में इनको मिलाने के लिए, ठीक है। जो चैलेंजेस आए, चैलेंजेस क्यों आए भाई, क्योंकि चैलेंजेस इसलिए आए कि जो ब्रिटिश पॉलिसी थी उन्होंने अलाउ कर दिया कि प्रिंसली स्टेट्स को अलाउ है, वो किसी भी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, और या तो चाहे तो वो खुद भी इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। समझ रहे हो आप कहने का मतलब, यानी कि इस प्रिंसली स्टेट को अलाउ था, यानी हैदराबाद को क्या अलाउ था कि वो पाकिस्तान के साथ रह सकता है। जैसे कि पाकिस्तान का मैंने 2 हिस्से बताए ना, कि एक पाकिस्तान यहाँ पे है, एक पाकिस्तान यहाँ पर है जहां पर ये बांग्लादेश है अभी। तो हैदराबाद को अलाउ था कि या तो वो स्वतंत्र रहे और या तो इस पाकिस्तान के साथ मिल जाए, इस तरीके से था। तो बहुत बड़ी दिक्कत थी ये कि आखिर हम इनको कैसे आपस में मिलाएं। तो सरदार पटेल ने इनमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई और इसके मिलाने के लिए एक पेपर बनाया गया, एक दस्तावेज बनाया गया था जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। यानी कि इस पे जिन्होंने साइन किया उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप जो है इंडिया के साथ, मतलब हम जो है इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, इंडिया जो भी फैसला लगा हम उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे थे, मतलब कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने इस चीज को नहीं माना। जैसे कि एक तो था आपका जूनागढ़ जो कि आपका इधर पड़ता है, ठीक है। एक था आपका मणिपुर, मणिपुर अभी भारत का स्टेट है जो कि ये रहा। एक आपका है जम्मू एंड कश्मीर और चौथा आपका है हैदराबाद, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने कार्यकाल में जूनागढ़ भी मिला लिया, मणिपुर भी मिला लिया और हैदराबाद भी मिला ही लिया था। बस रह क्या गया था जम्मू एंड कश्मीर, वो भी मतलब मिला ही लिया था एक तरीके से। हालांकि इसका फैसला बाद में हुआ। अभी आपने सुना होगा कि मोदी गवर्नमेंट ने मतलब कुछ साल पहले इसका जो स्पेशल प्रोविजन दिया गया था 370-71 वाला, उसको हटा करके भारत में इसको मिलाया गया। लेकिन इनको कैसे मिलाया गया, इसमें से हमें इस चैप्टर में केवल 2 की कहानी पढ़नी है, एक तो मणिपुर की और एक हमें पढ़नी है हैदराबाद की, ठीक है। एक बात ध्यान रखना आप कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मिलाने के लिए एक सहमति पत्र जो था, सहमति पत्र कह लो या फिर आप उसको विलय पत्र कह लो, ठीक है।
या फिर एक ऐसा लेटर जिसकी वजह से आप अपना को अलाउ कर रहे हो इंडिया से मिलाने के लिए, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानेंगे हैदराबाद की कहानी। तो देखिए जो हैदराबाद आपका है वो ये वाला रीजन है, यानी कि इस हैदराबाद को हमें पूरे भारत में मिलाना है। ठीक है, बाकी प्रिंसली स्टेट तो आसानी से मान गए थे, कुछ नहीं माने, जिनका नाम मैंने अभी 4 नाम बताया आपको, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और मणिपुर। अभी हम जानेंगे हैदराबाद को, आखिर हैदराबाद कैसे मिला। तो हैदराबाद की कहानी ये थी कि हैदराबाद का जो रूलर था उसका नाम जो था, मतलब नाम तो कुछ और था बट वहां के रूलर को निजाम कहते थे। ठीक है, तो निजाम जो था उसने स्टार्टिंग में बोल दिया कि हम जो है इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब देखिए ये दिक्कत आई कि नहीं आ गई, एक दिक्कत यहाँ पहले ही आ गई कि ये जो है चाहता है कि हम इंडिपेंडेंट रहें और हम किसी के साथ ना जाए, ना ही पाकिस्तान के साथ ना ही इंडिया के साथ। ठीक है, फिर भी सरकार ने इस पर जोर जबरदस्ती करके 1 साल के लिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को साइन करवाया, एक तरीके से कि 1 साल आप रह के देख लो, जैसा भी हो आगे बाद में उसको कंटिन्यू वगैरह कर लेंगे। ठीक है, तो 1 साल के लिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन करवाया जाता है निजाम से कि हैदराबाद जो होगा वो भारत के अंदर रह रहा है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है, ये कंफर्म वाला नहीं था कि ये इसका पूरा मर्ज जो है भारत में हो रहा है। उसी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बीच में यानी कि 1 साल के भीतर में क्या होता है कि जो हैदराबाद है, हैदराबाद में एक मूवमेंट चलता है और इस मूवमेंट में एक तो होते हैं पीजेंट्स यानी कि किसान और प्लस में होती हैं वुमेन्स। ठीक है, वो सभी वुमेन्स और पीजेंट होते हैं निजाम की जो पॉलिसी होती है उसके खिलाफ मूवमेंट कर रही होती है और मूवमेंट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि निजाम जो है इनको खत्म करने की बात करता है। खत्म करने का मतलब है इस मूवमेंट को सप्रेस करना। तो इसीलिए निजाम क्या करता है, अपनी जो फोर्स है उसका नाम है रजाकर, जो कि काफी ज्यादा क्रूल आर्मी है, इसको बोलता है कि आप जाओ इस मूवमेंट को दबाओ। और ये रजाकार जो है, रजाकर सॉरी, ये यहाँ जाते हैं, लोगों को मार देते हैं एकदम तरीके से, जान से, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करना, और इस तरीके से इस मूवमेंट को दबाया जा रहा था। जब ये बात पता चलती है हमारी भारत सरकार को, तो भारत सरकार जाती है हैदराबाद में और फाइनली क्या किया जाता है, जो निजाम है उसको सरेंडर करना पड़ता है निजाम की आर्मी को, और फिर फाइनली निजाम मान जाता है कि ठीक है हम इंडिया के साथ मिल जाएंगे। और इस तरीके से हैदराबाद का विलय किसके साथ होता है, इंडिया के साथ। ठीक है, तो ये थी आपकी हैदराबाद की मर्जर स्टोरी। अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर की भी कहानी थोड़ी बहुत ऐसी है। तो मणिपुर जो आपका पड़ता है ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है इधर, और ये जो स्टेट है ये इंडिया में ये भी नहीं मिल रहा था। यहाँ के जो राजा थे वो थे बोधचंद्र सिंह। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बोधचंद्र सिंह भी नहीं मान रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ की जो जनता होती है उन जनता ने यहाँ पर मूवमेंट चलाया और जनता के मूवमेंट की वजह से बोधचंद्र सिंह को अपने यहाँ पर इलेक्शन कराना पड़ गया। अब देखिए यहाँ का इलेक्शन जो है 1 मार्क का क्वेश्चन बनाता है। जो यहाँ पर इलेक्शन हुआ पहली बार वो हुआ था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के हिसाब से, यानी कि सभी को मतदान का अधिकार दिया गया और उस मतदान के अधिकार से तय हुआ कि जो मणिपुर है वो जो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगा। यानी कि पहले से तो ये मोनार्की था ही, बट इस इलेक्शन के बाद क्या कर देंगे, यहाँ पर संविधान के हिसाब से मोनार्की को लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्शन करवाए राजा ने, क्योंकि जनता ये चाहती थी और अभी मिल नहीं रहा था ये हमारे साथ। उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाइए। उसके तुरंत बाद क्या होता है, जो मणिपुर कांग्रेस होती है, मणिपुर की कांग्रेस, वो राजा पर दबाव बना करके कैसे ना कैसे करके मणिपुर के राजा से इस दस्तावेज पे साइन करवा लेती है और फाइनली जो मर्जर ऑफ मणिपुर स्टेट है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो जो दिक्कत आपने हैदराबाद वाले में देखी वो इसमें दिक्कत नहीं होती है, बस यहाँ पर थोड़ा चालाकी करेगी जो भी हो और इस तरीके से मणिपुर को इसमें मिला लिया जाता है। एक चीज और आप ध्यान देना कि जो इधर के स्टेट्स है ना, ये वाले जो स्टेट्स आप देखते हैं, असम हो गया, अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इधर के स्टेट ना थोड़े बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को जल्दी इसमें काउंट नहीं करते हैं। किसमें, इंडिया में, क्योंकि यहाँ की संस्कृति ना बहुत ज्यादा अलग है और यहाँ पे भाषा ही बहुत ज्यादा अलग है। तो यहाँ पर हमेशा स्टार्टिंग में बहुत आंदोलन हुए थे। ठीक है, 1985 के बाद जब राजीव गांधी आए, 84 के बाद जब राजीव गांधी आए थे, तो उन्होंने यहाँ के स्टेट वाले बहुत सारे मतलब यहाँ पर आकर के उन्होंने समझौता वगैरह किया, तब जाकर के थोड़ी बहुत स्थिति वहां पर ठीक हुई और अभी ये हमारे साथ मिलकर के रह रहे हैं। ठीक है, खैर अगले पे चलते हैं। अगला आपका है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। देखिए अब ये क्या है, तो ये जो आपका है वो स्टेट को बनाने के लिए है। तो 1920 से स्टार्ट करते हैं। पहले 1920 में एक कांग्रेस जो है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, मतलब एक तरीके से समिट हुआ था, जिस समिट में ये बात करी गई थी
कि हम जो है भारत में, जब भारत आपका आजाद हो जाएगा, इसमें हम अलाउ कर देंगे कि जो राज्यों के नाम है ना, वहां की बोली जाने वाली भाषा संस्कृति के हिसाब से हम कर देंगे। तो स्टार्टिंग में ऐसी बात चली थी, बट जब 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद ये हुआ कि अगर हम ये चीज अलाउ करते हैं ना, तो इस बात के ज्यादा चांसेस है कि जब लोग सब अपनी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को देखने लगेंगे, अलग अलग नाम रखने लगेंगे, तो हो सकता है कि जो हमने यूनाइट वाली बात कही है ना, वो ना रहे। क्यों ना रहे भाई? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, सब अपना अपना एक तरीके से संस्कृति को अलग समझेंगे, अपनी भाषा को अलग समझेंगे। तो भारत के लोग, मतलब जो संविधान बना रहे थे, उनको इस बात का डर था, इसलिए उन लोगों ने बीच में अलाउ को, इस चीज को मना कर दिया कि हम भाषा के आधार पर नाम नहीं रखेंगे। ठीक है, ये भारत सरकार का काम होगा, लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन होता क्या है, एक जो रीजन आप देखते हैं इधर, जो एक आंध्र प्रदेश यहाँ पर है आपका, अभी के समय में स्टेट है, यहां से एक मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये जब मूवमेंट स्टार्ट होता है, जो यहाँ के लीडर होते हैं वो चले जाते हैं भूख हड़ताल पर। आंध्रा रीजन में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, वहां के लीडर भूख हड़ताल पे जाते हैं। डिमांड एक ही है। डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि हमारे आंध्रा रीजन का जो नाम है वो हमारी भाषा के आधार पर रखो, और वो रखो आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो वो लीडर चले जाते हैं इस भूख हड़ताल पे कि आप हमारी बात मानो सेंट्रल गवर्नमेंट से, और भूख हड़ताल के चलते उनकी एक दिन डेथ हो जाती है। बाद में ये मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट आती है और दिसंबर 1992 में भारत में पहला भाषा के आधार पर एक राज्य का नाम बनता है, जो होता है आंध्र प्रदेश। तो 1 मार्क का क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना कि आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर पहला क्या था? राज्य था। ठीक है, अब एक राज्य जब बन गया तो बात ये चली कि जो दूसरे राज्य हैं वहां पर भी ये डिमांड उठेगी। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए एक कमीशन बनाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अब ये जो कमीशन बनाया गया वो बनाया गया फजल अली के अंडर में, जो कि एक तरीके से रिटायर्ड जज थे, और इन्होंने इस कमीशन को बनाया। इस कमीशन का काम क्या था कि ये कमीशन जो है अलग अलग, मतलब जो भी भारत के राज्य हैं वहां जाएगी, वहां के बाउंड्री तय करेगी, वहां की बोली जाने भाषा, संस्कृति, इन सब चीजों को देखेगी, और उसके हिसाब से राज्यों का बंटवारा किया जाएगा। ठीक है, तो 1953 में एसआरसी आया था। कब आया था? 1953 में। और फाइनली इसने 1956 में अपना पहला रिपोर्ट लाया, जिसमें इसने बताया कि भारत के कितने राज्य होंगे? 14 स्टेट्स होंगे, प्लस में जो 6 है वो यूनियन टेरिटरी होंगे। ओके, तो 1953 में ये कमीशन आता है, जिसका काम क्या है? बॉर्डर को मतलब बताना, कि जैसे कि मान लीजिए यहां पर राजस्थान का मैं बॉर्डर बता रहा हूं। ठीक है, अब ये जो है बॉर्डर किसने तय किया? एसआरसी ने तय किया कि यहां पर राजस्थान है, ये जो आपका ये पंजाब है। अब ये पंजाब क्यों है, ये राजस्थान क्यों है? ये काम किसका हो गया था? एसआरसी का हो गया था। तो इसने अपनी 3 साल की रिपोर्ट में 53 में आया, 56 में रिपोर्ट लेके आए, उसने बताया कि भारत में कितने राज्य हैं? 14 राज्य हैं और 6 यूनियन टेरिटरी हैं। चलिए, अगर आप यहां तक आ गए हैं तो आपसे एक सवाल कि अभी के समय में भारत में कितने स्टेट हैं? ठीक है, और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? ओके, और आपसे मैं चाहूंगा कि आप यूं ही जवाब ना देकर आप गूगल करके दें, क्योंकि आपके मन में चल रहा होगा कि या तो 7 यूनियन टेरिटरी या तो 9 है, जबकि दोनों आंसर गलत हैं। ठीक है, तो आप सर्च कर लें, उसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब दें कि अभी भारत में कितने यूनियन टेरिटरी हैं और कितने स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर इतना ही है हमारा। ठीक है, तो ये चैप्टर इतना ही था, और इसमें आपको कोई भी अगर डाउट वगैरह होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं फिर से आपको 2-3 चीजें बता देता हूं कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, एक तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, जो कंफर्म ही पूछा जाता है, वो न्यू नेशन से पूछा जाता है। ये कंफर्म सवाल होता है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें पूछा जाएगा कि इंडिया के चैलेंजेस क्या क्या थे, और ये 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, आई रिपीटेड, और इसको आप जरूर कर लेना। ठीक है, और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पूछा जाता है पार्टीशन के ऊपर। ठीक है, कि पार्टीशन जो था भारत का वो कैसे हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, कौन कौन से उसमें विपदाएं हैं, फिर जो चैलेंजेस थे, और एक आएगा आपका ये 2 नेशन थ्योरी। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और 2 नेशन थ्योरी कौन लेके आया था? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग एक पार्टी का नाम है। ठीक है, मुस्लिम लीग एक पार्टी का नाम है जो ये थ्योरी लेकर के आई थी, जिस थ्योरी में क्या बताया गया था कि जो भारत आपका है वो 2 कौम का देश है, एक हिंदू और एक है मुस्लिम, और इस हिसाब से हमें जो है एक अलग देश चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इंडिया के साथ रहते हैं तो हो सकता है कि मुस्लिमों के साथ वैसे बर्ताव ना किया जाए, फिर उनको वो सब अधिकार ना दिया जाए, इसीलिए उन लोगों ने एक अलग देश की मांग रखी।
और इस पाकिस्तान की वजह से भारत के 3 टुकड़े हुए। ठीक है, तो भारत एक जो बच गया वो खुद, और एक टुकड़ा हुआ आपका वेस्ट पाकिस्तान, और एक हुआ आपका ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान अभी बांग्लादेश है, वेस्ट पाकिस्तान अभी पाकिस्तान है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।